हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो ये जो वीडियो है आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक, उसकी डेट आ चुकी है। हालाँकि जो अभी 10th वर्सेस आईटीआई जो चल रहा था कोर्ट केस में, वो अभी उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है। लेकिन हमारी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो अब तैयारी तो करनी ही पड़ेगी और एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा और आपको देना ही पड़ेगा, बल्कि क्रैक भी करना पड़ेगा एग्जाम। ठीक है? अब आप उसको छोड़ दो कि 10th की जीत होएगी या आईटीआई की जीत होएगी। आप सीधा अपने एग्जाम पर फोकस करो। ठीक है? एग्जाम डेट आ चुकी है और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि जो लास्ट 2 मंथ यानी 2 महीने का जो आपको टाइम मिला है, इसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है? जिससे कि आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस बार। ऐसा नहीं है पहले की तरह, क्योंकि पहले तो 1 लाख वैकेंसी थी ठीक ग्रुप डी की। अब की बार देख सकते हो कितनी कम है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है? लेकिन आपको इस तरीके से तैयारी करनी है जिससे कि आपकी एक सीट तो पक्की हो जाए। ठीक है? तो आप देखना कि क्या करना है आपको लास्ट दिनों में। मतलब 2 महीने बचे हैं आपके पास, अब भी काफी टाइम है। हालांकि मतलब एग्जाम डेट 2 महीने पहले बताई है, जो कि बहुत अच्छा किया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि 20 दिन पहले ही बताए, फिर क्या करते आप। अभी तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया आपके पास। ठीक है? देखो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी ग्रुप डी के बारे में। तो ये तो आपको पता ही होगा, एग्जाम डेट यानी 17 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर तक चलेंगे। मतलब एग्जाम लगभग हमारे एग्जाम 1.5 महीने तक चलेंगे, क्योंकि इसमें एप्लीकेंट्स भी ज्यादा होते हैं। लगभग 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो इसलिए इसके जो एग्जाम है वो लंबे दिनों तक चलते हैं, यानी 1.5 महीने तो चलेंगे ही। ठीक, तो वैकेंसी आपको पता ही होगा 32,438 वैकेंसी है। और देखो जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं वो 1 करोड़ 8 लाख, तो कितने ज्यादा फॉर्म फिलअप किए गए हैं। ठीक है? तो यहां से भी आप देख सकते हो, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो 300 कैंडिडेट पर एक सीट पड़ रही है, 333 कैंडिडेट पे। और मैं आपको एक रियलिटी और बताता हूं, सच्चाई, जो कि आपको अभी तक नहीं पता होगी। क्या? देखो ये जो आपको वैकेंसी चमक रही है ना 32,438, ठीक, ये वैकेंसी जो है ना, ये अगर मैं नॉर्मल कैंडिडेट के बात करूं तो उससे कम वैकेंसी है। कैसे? क्योंकि इसी में 32,438 में जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनकी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, और जो एक्ट अप्रेंटिस वाले होते हैं उनकी वैकेंसी इसमें शामिल होती है। ठीक, तो अगर मैं उनकी वैकेंसी निकाल दूं तो 10 से 12 हजार तो उनकी वैकेंसी है। ठीक, और एक्स सर्विसमैन की बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है, इसमें लगभग 20% के आसपास होती है एक्स सर्विसमैन की। तो अगर मैं नॉर्मल कैंडिडेट के लिए बात करूं तो 20 हजार के आसपास ही है आपके लिए वैकेंसी। ठीक है? कभी आप सोच रहे हो कि 32,438, नहीं, इसमें सभी कैंडिडेट हैं। पीडब्ल्यूडी भी है, ठीक, एक्स सर्विसमैन भी है और एक्ट अप्रेंटिस वाले भी हैं। ठीक है? तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए बस 20,000 वैकेंसी है, तो देख सकते हैं कितनी कम है। ठीक है? तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, इसका आपको पता ही होगा वैसे। हालांकि इसमें पहले होता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, जो कि हमारे 17 नवंबर से स्टार्ट हो ही जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी बोलते हैं जैसे। ठीक, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो हमें जो फोकस करना है इस वीडियो में इस पर। ठीक है? जब आप इसे क्रैक करोगे जब ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है? एक ही एग्जाम होता है हालांकि, इसके बाद आपका बस पीईटी होएगा, फिर आपका डीवी और मेडिकल होएगा और सीधा सिलेक्शन। ठीक है? तो एक ही एग्जाम होता है इसमें, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर बस आपको इस पर फोकस करना है फिलहाल 2 महीने तक। ठीक है? अब इधर उधर की बातें छोड़ दो बिल्कुल। ठीक, लगभग 7 से 8 घंटे आप डेली पढ़ो रूटीन बना के। ठीक है? एग्जाम होने तक। अरे इसे पास ही करना है आपको। सीबीटी वन क्या, खैर सीबीटी होता है इसमें, तो एक ही एग्जाम है। ठीक, अगर मैं देखो इसकी सैलरी की बात करूं तो 35,000 के आसपास सैलरी होती है, यानी कि लेवल 1 की जॉब होती है, जिसका बेसिक पे 18,000 होता है। ठीक, इसमें अलाउंस मिलाकर तो वो जो हमारी सैलरी बैठ जाती है, यानी कि शुरुआत में 35,000 के आसपास बैठ जाती है। ठीक है? और देखो खास बात यह है रेलवे की, ठीक, अगर मैं बात करूं, इसमें अलाउंस तो बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक, अच्छा मतलब डिपार्टमेंट है रेलवे, हालांकि इसमें फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक, 2 से 3 साल बाद यही सैलरी आपकी लगभग 45 से 50 हजार पहुंच जाएगी। ठीक है? 45 से 50 हजार। जो ग्रुप डी के कैंडिडेट 2023 में या 22 में जो लग चुके हैं ना, उनकी आज सैलरी लगभग इतनी तो है, 45 से 50 के बीच में। तो मतलब ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है सैलरी में। ठीक है? और ये तो सैलरी 7th पे कमीशन जो है उसके तहत है। ठीक है? ठीक, संभावना है कि अगली साल से 8वां पे कमीशन भी लग जाए। अगर 8वां पे कमीशन लग गया, लागू हो गया, ठीक, तो यही सैलरी ग्रुप डी की 50,000 के आसपास पहुंच जाएगी। तो बहुत बढ़िया चांस है आपके पास सिलेक्शन लेने का। सच बता रहा हूं, अगर आप इससे भी चूक गए ना, फिर पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए जो 2 महीने बचे हैं ना, जी जान लगा दो बस।
और देखो अभी मैं बताऊंगा कि इन 2 महीने में आपको करना क्या है। देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो आपको ये पता ही होगा, हालांकि 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 90 मिनट में करने होते हैं, तो टाइम तो इसमें सफिशियंट है। ठीक, टाइम सफिशियंट उनके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो आपके लिए ये भी टाइम कम पड़ जाएगा, हालांकि 90 मिनट बहुत होते हैं। ठीक, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 की होती है। देखो मैथमेटिक्स के यानी कि मैथ के आते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, यानी रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा है इसमें। और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन। और मैं बात करूं जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, इसके 25 नहीं, इसके तो 20 होने चाहिए ना। तो यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, 20 क्वेश्चन आते हैं इसके। तो आपको इसमें करंट अफेयर भी पढ़नी है। तो इसके कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं आपको, यानी इन दोनों में मिलाकर मैथ में और रीजनिंग में 55 क्वेश्चन हो गए। ठीक, 55 नंबर के ही, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो इनमें ही आपको 55 में से 50 प्लस नंबर तो लेकर ही आने हैं। ठीक है, हालांकि लेकर आने वाले तो 55 में से 55 भी लेकर आएंगे, लेकिन आपका टारगेट तो होना चाहिए कि इनमें से ही आप इन दोनों में से 50 प्लस तो लेकर आ जाओ, जब भी आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे। अगर आपने ये इनमें मैक्सिमम स्कोर करोगे तो ठीक है, जब भी आप टारगेट पूरा कर पाओगे 75 प्लस का, क्योंकि आपको टारगेट तो होना चाहिए कि आप 75 प्लस नंबर लेकर आओ, रो मार्क्स, क्योंकि ऐसे ही नहीं होने वाला सिलेक्शन, इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं हम, देखो जो हमारे जो लास्ट 2 महीने बचे हैं इसमें आपको क्या करना है। ठीक, इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में देखो, अगर हम बात करें तो पहली बात तो आपको 7 से 8 घंटे आपको देना ही है अपनी पढ़ाई में। ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ठीक है, अब चुपचाप अपनी पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, देखो दो, यानी पहले महीने का प्लान, फिर दूसरे महीने का प्लान, उसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि पहले फर्स्ट मंथ आपको क्या करना है। ठीक, यानी कि और फिर सेकंड मंथ आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखो पहली बात तो अब आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना कि सिर्फ आप मैथ को पढ़ रहे हो या रीजनिंग को पढ़ रहे हो, नहीं, अब आपको चारों ही पढ़ने हैं। अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप एक एक करके कवर करोगे, नहीं, अब आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में अभी मतलब फर्स्ट मंथ की मैं बात कर रहा हूं, यानी पहले महीने आपको क्या करना है। अब तो मैथ में अगर आपका सिलेबस रह गया है, कोई टॉपिक अभी आपके नहीं हुए हैं, तो उन्हें आप जल्दी से जल्दी कवर करो। ठीक है, 2.5 घंटे आपको देना है सिलेबस में। ठीक है, मतलब पहले जो महीना है इसमें आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना है, अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो। ठीक है, 1 महीने के बाद फिर आपको सिलेबस पर ध्यान नहीं देना, फिर उसके बाद रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह होंगे। तो अभी टाइम है आपके पास, तो इस 1 महीने को आप सिलेबस में दीजिए। रीजनिंग में भी सेम करना है, मतलब सिलेबस में 1 घंटा देना है और प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेना है इसका, जिसमें आपको आधा घंटा लगेगा। तो रीजनिंग में ये सब करना है, मतलब मैथ में भी आपको ये, ठीक है, यहाँ 2.5 घंटे लग जाएंगे आपको, यहाँ 1.5 घंटा आपका खर्च हो जाएगा। अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं, देखो इसका भी आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। अभी आपके पास 1 महीना, जो भी आपके टॉपिक रह गए हैं जल्दी से जल्दी निपटा लो उन्हें। और देखो साइंस, जनरल साइंस की मैं बात करूं तो 9th 10th की एनसीईआरटी बुक से ही पूछता है। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक, तो एनसीईआरटी की जो बुक होती है 9th 10th की, उसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो आप मतलब जनरल साइंस की मैं बात करूं तो ज्यादा मतलब बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं है, छोटा सा ही सिलेबस है। ऐसा नहीं है जीके की तरह, मतलब अगर आप जनरल साइंस एक तरीके में पढ़ोगे तो आपके इसमें से क्वेश्चन 100% फंसेंगे। कुछ ही गिने चुने चैप्टर होते हैं साइंस में जहां से क्वेश्चन पूछता है बस। ठीक है, अगर आपको देखो, अगर मैं जीके करंट अफेयर की बात करूं, 1 घंटा इसमें देना है आपको डेली। और मैं बात करूं, देखो 2 फुल मॉक देने हैं आपको 1 वीक में। ये 1 महीने का प्लान है, आपको क्या करना है। ठीक है, और उसका एनालिसिस भी जरूर करना है। 2 मॉक देने हैं 1 वीक में, और वो आपको ये सब चीज करना है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी 1 महीना, शुरुआती जो 1 महीना, इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करो। अब देखो दूसरे महीने का प्लान सुन लो कि आप दूसरे महीने क्या करोगे। सेकेंड मंथ अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि दूसरे महीने से आप डेली मॉक देने लग जाना। ठीक, 1 दिन भी नहीं छोड़ना है बगैर मॉक के, तो मॉक देना है डेली और उसका एनालिसिस भी करना है, ये तो आपको जरूर करना है। ठीक है,
डेली 1 मॉक और प्लस एनालिसिस। और एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मॉक ही दोगे उसका एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक, मॉक देने का फायदा ही तब होता है जब उसका एनालिसिस करो, और मॉक में जहां आप गलती कर दो तो उसके बाद वो गलती दोबारा नहीं रिपीट होनी चाहिए, तभी एनालिसिस का फायदा होता है। तो एनालिसिस में आपको यही देखना कि मेरी कमियां कहाँ हैं, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कहाँ मैं कमजोर हूं, तो उस पर आपको काम करना है। तो डेली आपको फुल मॉक तो देना ही है, ठीक, फुल मॉक देना है। उसके बावजूद भी आपको देखो क्या करना है, मैथ में आपको रिविजन करना है और 1 सेक्शनल मॉक, मतलब मैथ में एक सेक्शनल मॉक भी लगाना है और रिवीजन भी करना है। सेम रीजनिंग में करना है, रिवीजन करना है और एक सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है। और देखो जनरल साइंस में भी सेम करना है, रिवीजन करना है जो भी आपने पढ़ा है और एक सेक्शनल मॉक लगा लेना है इसका भी, ठीक। क्विज या तो क्विज लगा लो, बात एक ही है। और सेम इसमें करना है, ठीक। जीके में, यानी जीके में जैसा पॉलिटी या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो। और देखो करंट अफेयर भी पढ़नी है आपको, वो मंथली करंट अफेयर, ऐसी नहीं कि डेली की पढ़नी है, नहीं, मंथली। अगर आपके पास पीडीएफ मिल जाए, बहुत सारी पीडीएफ मिल जाती है मंथली भी, तो मंथली पीडीएफ पढ़नी है आपको। और लगभग करंट अफेयर जो आपको यानी जनवरी से, ठीक, यानी जनवरी, मैं बता दूं जनवरी से अक्टूबर तक, यानी कि जो ये 10 महीने हैं इनका ही करंट अफेयर पढ़ना है आपको बस, ठीक है। मंथली करंट अफेयर पढ़ना है। तो करंट अफेयर में ही अगले महीने से, यानी आप इस महीने भी पढ़ोगे, यानी अभी की बात करूं मैं, ठीक, यानी पहले मंथ से आपको करंट अफेयर पर ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट डेली देनी है, यानी 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कह लो, इतने ही पढ़ने हैं आपको। लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपको आधा घंटा तो देना ही है, यानी 30 मिनट तो देनी ही है करंट अफेयर को स्पेशल डेली, ठीक है। और मंथली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है उसमें से, ऐसे नहीं कि डेली के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको 10 महीने की करंट अफेयर खत्म करनी है, ठीक है, 10 महीने की, जनवरी से अक्टूबर तक। तो ये सब करना है आपको सेकंड मंथ। अब देखो की पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको पीवाईक्यू तो लगाने ही है। और देखो पीवाईक्यू कौन से लगाने हैं, आरआरबी के जो अभी रिसेंट के एग्जाम हुए हैं, और जो 2019 का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं, ठीक है। और जो रिसेंट के एग्जाम हुए हैं आरआरबी के, रिसेंट के कौन से, जैसे कह सकते हो एएलपी का हुआ है, ठीक, यानी एएलपी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों, ठीक। और मैं बात करूं जेई का हुआ है, आरआरबी जेई का हुआ है सीबीटी 1, ठीक है, ठीक। जेई का जो सीबीटी 1 है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो एनटीपीसी के भी हुए हैं वहां से भी आप लगा सकते हो। तो पीवाई को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जब पीवाई को आप लगाते हो ना तो रिवीजन भी आपका साथ के साथ होता चलता है, अगर आप पीवाई को लगाओगे तो। और देखो मैं साइंस की स्पेशल बात करूं ना, तो साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तो आपको जरूर लगाने हैं, उनमें से फंसते हैं ज्यादातर साइंस के। तो इसलिए ये इस बात का ध्यान रखना, पीवाई को भी आपको खत्म करने हैं। तो इस बात पर ध्यान देना जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पीवाई क्यू नहीं लगा रहे हैं, और कैलकुलेशन स्पीड पर भी आपको काम करना है। तो बस इतना ही सब करना है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और देखो मैं क्या करवाना वाला हूँ स्पेशल ग्रुप डी के लिए, तो मैं मैथ के कुछ प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, अभी स्टार्ट हो जाएंगे 1 से 2 दिन में, ठीक। और मैं शॉर्ट की एक सीरीज और स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें डेली 1 कंसेप्ट करवाऊंगा, यानी एक वीडियो में एक कंसेप्ट बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। आपको डेली एक शॉर्ट मिलेगी जिसमें एक मैथ का कंसेप्ट बताऊंगा मैं, और मैं कुछ मैथ के प्रैक्टिस सेट भी करूंगा, फुल प्रैक्टिस सेट। तो एग्जाम होने तक आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा पहुंच जाएगा, अगर जो भी मैंने बात बताई है अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो, ठीक है। यानी टॉपर वाली स्ट्रेटजी है ये। अगर देखो हम टारगेट स्कोर की बात करें कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, देखो आपको पता ही होगा इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक। तो जैसा 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में से आपको जो टारगेट करना है वो 75 प्लस तो करना ही है, इससे आप कम नहीं कर सकते। ये मैं रो मार्क्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी 4-5 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे तो 80 तक पहुंच जाएंगे, मतलब रो मार्क्स आपके 75 प्लस तो आने ही चाहिए, तो 75 तो आपको टारगेट करना ही है। अगर मैं बात करूं देखो जैसे मैथ है, ठीक, मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं 25, रीजनिंग रीजनिंग में आते हैं 30, तो इन दोनों के मिला के हो गए कितने 55, ठीक। तो 55 में से आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 50 प्लस नंबर तो आप इन दोनों में से ही ले आओ, ठीक है, क्योंकि ये ही है मैक्सिमम स्कोर करने वाले सब्जेक्ट।
तो आप करने वाले से देखो 55 में से 55 भी लेकर आएंगे, पर आपका टारगेट तो होना चाहिए कि कम से कम आप 50 प्लस तो लेकर ही आओ। तो ये टारगेट तो आपको करके मतलब लेकर ही चलना है, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा आपका। फिर अगर मैं बात करूं देखो साइंस की, यानी कि जनरल साइंस की, तो उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में से आप आराम से इसमें भी, यानी कि अगर आप कुछ मतलब जनरल साइंस का ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता, कुछ 5 से 6 चैप्टर होते हैं, बस उन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन, और वो भी छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक था ना, वहां से अगर तुमने साइंस खत्म कर ली तो बस हो जाएगा आपका काम, इससे ज्यादा बाहर नहीं आता। और पीवाईक्यू जो भी रिसेंट के एग्जाम हुए रेलवे के और 2019 का जो ग्रुप डी का हुआ है, वहां से जो पीवाईक्यू है जनरल साइंस के, उन्हें लगा लेना। ठीक, तो ये 25 में से आप 16 से 17 नंबर तो आने ही चाहिए आपके। ठीक है, यानी चलो 17 ही मान लो, इतना तो कोशिश होनी चाहिए आपके जनरल साइंस में। और देखो मैं करंट अफेयर जीके की बात करूं, जीके कह दो या करंट अफेयर, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसमें से देखो, इसमें ही सबसे कम बच्चे लिखाएंगे, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछे। तो अगर इसमें आप 10 भी, यानी आधे नंबर भी 10 कह लो या 8 से 10 इतने भी ले आए, ठीक, जब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके मिलाकर जो बैठ जाएंगे नंबर, वो 75 प्लस आ जाएंगे। ठीक, अब 75 प्लस आपका एक स्कोर अच्छा हो जाएगा कि आपको सिलेक्शन तो दिला देगी, क्योंकि इसमें भी ये रो स्कोर में बात कर रहा हूँ कि नॉर्मलाइज स्कोर में कुछ बढ़ेंगे तो आपके 80 तक पहुंच जाएंगे, तो इतने में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ यूआर की, ठीक, जनरल जो अनरिजर्व कैंडिडेट होते हैं। यूआर की बात करो या ओबीसी की, सेम ही है, आजकल ओबीसी की भी कट ऑफ कम नहीं जाती। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तब तो आपका इससे कम में भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने बताया बस उस पर आपको फोकस करना है, इस तरीके से ही पढ़ना है आपको। ठीक है, अब देखो बताने को और कुछ नहीं है, जो है मैंने सारा बता दिया, बस आपको सही गाइडेंस में सही तरीके से तैयारी करनी है। बस ऐसा नहीं कि आप कुछ इररिलेवेंट चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको वो सब चीजें पढ़नी है जो एग्जाम में आती हैं। अब बताना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।